हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं सुजलॉन एनर्जीज के बारे में। इसकी हिस्ट्री ऑफ रिटर्न भी चेक करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी चेक करेंगे और जानेंगे कि भाई जो विंड मिल्स है वर्सेस सोलर एनर्जी, इन दोनों में क्या है, वर्सेस थर्मल, सब कुछ इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ रिटर्न से लेके। तो सुजलॉन की जो हिस्ट्री ऑफ रिटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हो आज की तारीख में यहाँ पे 0.58% की तेजी देखने को मिली है फ्राइडे के मार्केट में। एंड हम देखते हैं 5 डेज में यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है, दैट इज 1.77% की। 1 मंथ की बात करें तो भी यहाँ पे गिरावट है 1.60% से। 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 11.55% की ग्रोथ है। ईयर टू डेट की बात करें तो 0.49% के आसपास है, जबकि 1 ईयर की बात करें तो 21.51% की ग्रोथ देखने को मिली है। 5 ईयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स वो है 1131% की काफी लाजवाब ग्रोथ देखने को मिली है 5 ईयर्स में। फ्रेंड्स मैक्सिमम की बात करें तो भाई मैक्सिमम में यहाँ पे ऑलमोस्ट 46.95% की लॉस है सिंस हम देखते हैं 2005, यानी 20 साल हो गई। 20 साल में इतना लॉन्ग टर्म होल्ड करके यहाँ पे 46.95% की बहुत लॉस कंपनी ने फेस किया। तो अगर ये जो ट्रेंड्स है, इसकी जो ऑल टाइम हाई जो है 123 के आसपास था, जो आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि ये 65 के आसपास है, तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपनी का शेयर प्राइस तेजी से बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। जो ठोस कदम कंपनी उठा रही है वो भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करेंगे इसकी कुछ फंडामेंटल। पहले आपको हिस्ट्री जानना जरूरी है, फंडामेंटल जानना जरूरी है, फिर हम लोग देखेंगे ऑर्डर बुक देखेंगे और फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सोलर एनर्जी वर्सेस विंड एनर्जी क्या सही है, इसके बारे में भी हम लोग चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो वो है 89,115 करोड़ की। करंट प्राइस चल रही है 65.5, बहुत ही कम है, जबकि इसकी ऑल टाइम हाई तक गई थी और इसके बाद सस्टेन नहीं कर पाई अबव 86 रुपीज। एंड इसके बाद ये स्टॉक प्राइस वहां से गिरना या फिर अनक्रॉलिंग भी कर रही है और ट्रेडिंग भी कर रही है। एंड ऑल टाइम लो की बात करें 52 वीक लो तो वो 46 है। स्टॉक पी देखेंगे वो है 43, यानी कि अगर स्टॉक पी एटलीस्ट 30 के नीचे रहता है तो आपको अच्छी खासी एंट्री पॉइंट मिल जाती है। बुक वैल्यू काफी कम है, 4.51, जिसके सामने आप देख सकते हो करंट प्राइस काफी आगे निकल चुकी है। और डिविडेंड यील्ड लॉन्ग टर्म में, यहाँ पे मैं हमेशा मेरी वीडियोज में कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट डिविडेंड यील्ड देना चाहिए। भले ही कंपनी अच्छी हो कुछ भी हो, लेकिन डिविडेंड देना चाहिए। इसकी जो भी प्रॉफिट है शेयर होल्डर तभी इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करेगा, उस पर विश्वास करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको क्लियर होना चाहिए इस स्टॉक के बारे में। आरओसी की बात करें काफी अच्छी बात है, 32.4% है, ये अबव 15% के आसपास होना ही चाहिए। एंड अगर हम बात करें तो आरओई की, तो आरओई भी काफी अच्छी है 41.3% की। फेस वैल्यू है 2, यानी अगर कंपनी ने कल फेस वैल्यू का 1 कर दिया तो आपको 1 के बदले में 2 शेयर मिलने का चांसेस है। वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे कंपनी स्प्लिट घोषित करेगी तभी। तो हम जानते हैं कि ये जो सुजलॉन एनर्जी, इसकी जो मेन बिजनेस है ये अपना रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर निर्भर करती है, खास करके विंड मिल बनाती है, ठीक है। हवा से बिजली का पैदा करने का जो जरिया है वो बनाती है कंपनी में। तो हम देखें कि 1 साल के अंदर जो हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो दैट इज समथिंग 21% के आसपास है, ठीक ठाक है तो भी। एंड अगर हम बात करेंगे इसकी कुछ और, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉस में क्या क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे कि डेप्ट फ्री कंपनी हुई है, काफी अच्छी है, हम सबको पता है। आप लोग को अगर नहीं मालूम रहेगा किसी को भी तो उनको भी बता दो कि ये बहुत कर्ज में डूबा हुआ कंपनी था। कंपनी की जो मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त आई है और इसकी जो सबसे ज्यादा कर्ज था इस कर्ज से कंपनी को मुक्त करने की कोशिश की है और कामयाब भी रहा है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग वाला चीज होता है कंपनी के लिए, उसकी जो कर्ज है उस कर्ज को कम करने में सक्षम रही है मैनेजमेंट, तो काफी इसके लिए अच्छा पॉइंट है।
बहुत अच्छी निर्णय भी लिया ताकि शेयर होल्डर्स को भी पूरा विश्वास हो कि उसमें निवेश करने लायक है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, तो अच्छी बात है कि गुड क्वार्टर देगी। कंपनी हैड डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कॉन्स में हम बात करेंगे तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.5 टाइम्स इज बुक वैल्यू। अपनी बुक वैल्यू से जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है, मैं वापस आपको दिखा दूं, ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है 4 रुपया 51 पैसे, लेकिन इसका जो ओरिजिनल चल रही है अभी 65.5 इसका करंट, तो बहुत आगे निकल चुकी है। कितना टाइम से आगे निकल चुकी है यहाँ पे लिखा है 14.5% टाइम से आगे निकल गई है। फिर उसमें जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं आपको ब्लू लाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब प्रॉसी है, ये एक्चुअली प्रॉस में आना चाहिए। तो ये लिखा है दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, तो ये जो है ना आपको प्रॉस में आना चाहिए। और कंपनी बता रही है कि ये बार बार प्रॉफिट दे रही है, रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है। इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डिसएडवांटेज है। जब कंपनी कोई प्रॉफिट करती है तो उसको डिविडेंड देना चाहिए। डिविडेंड देने से क्या होता है, ओरिजिनल जो शेयर होल्डर्स रहते हैं ना, वो होल्ड करने को तैयार रहता है। अच्छी डिविडेंड देंगे तो उनको मालूम है कि भाई हमको जो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने डाला है उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बीच बीच में हमको पैसा जो है प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से हमको मिलते जा रहा है, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड देगा तो कंपनी में लोग होल्ड करेंगे, और जब लोग होल्ड करेंगे तो और भी शेयर होल्डर आएंगे इसमें, और शेयर होल्डर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो इसका जो प्राइस है कंटिन्यूसली अच्छी खासी पिकअप देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुजलॉन एनर्जी में हो क्या रहा है, कोई आ रहा है, अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है, अच्छा न्यूज चला रहा है, अच्छा प्रॉफिट बना के निकल जा रहा है, एग्जिट कर रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक का जो प्राइस है उतने हद तक आगे नहीं जा पा रही है। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो कंपनी डिविडेंड देती है उस पर लोग भरोसा करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स होल्डिंग इज लो, बहुत ही लो है, दैट इज 13.2%, जहाँ पे सवाल उठता है कि जो प्रमोटर्स है वहाँ पर 13.2% है। टैक्स रेट सिम्स लो, डेटर डेज हैव इंक्रीज 101 to 130 डेज, तो यहाँ पे डेटर डेज कंपनी को कम करने की बहुत आवश्यकता है इस वक्त। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं और भी कुछ ऑल्टरनेट कंपनी है जिसका नाम यहाँ पे आपको साइड में दिखाई है। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि हम लोग क्वार्टरली में देखते हैं मार्च 2022 में, हम समझ सकते हैं कि ये लॉकडाउन का एंड हुआ था, तभी लॉकडाउन खत्म हुई थी, तो उस टाइम का पूरा 21, 20, 22 में भी काफ़ी अच्छा लॉकडाउन चला था, तो उसमें नुकसान की बात है क्वार्टरली में, तो हम लोग समझ सकते हैं इस बात को, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव देखने को मिली है -206 करोड़ की। वहीं पे बात करेंगे जून 22 से लेके मार्च 2025 में एक भी क्वार्टर में कहीं पे भी आपको नेगेटिव ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, नेगेटिव नेट प्रॉफिट भी नहीं है, सब जगह पर प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बनाया कंपनी ने। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं 2014 में नेगेटिव है, 2015 में नेगेटिव है, एंड हम बात करेंगे जैसे नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, मार्च 2016 में यहाँ पे पॉजिटिव है, 2017 में पॉजिटिव है, 2018 में नेगेटिव है, 2019 में भी नेगेटिव है, 2020 में जो 2020 की बात करेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव है। वहीं पे मार्च 21 में लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो भी 104 पॉजिटिव देखने को मिली है। मार्च 2022 तक हम देखेंगे वहाँ पर भी नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है -177। इस टाइम में अगर मैं आपको जो बैलेंस शीट दिखाऊंगा तो आपको क्वार्टरली बेस पे बैलेंस शीट पे समझ में आ जाएगा कि क्या कंपनी की हालत थी और अब कंपनी की हालत क्या है। तो पिछले 2-3 साल से ये कंपनी अच्छी ट्रैक पर आ चुकी है, एंड दैट इज मार्च 23 में काफ़ी लाजवाब प्रॉफिट दिया है। आप देख सकते हो ऐसी प्रॉफिट कभी भी नहीं दिया इससे पहले, एंड दैट इज 2887 करोड़ किया। उसके बाद कुछ प्रॉफिट ग्रोथ में यहाँ से कंपैरिजन में 24 में कम हुआ 660 करोड़ की, जबकि मार्च 25 आते वापस उन्होंने 2072 करोड़ की सबसे अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मार्च 23 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखी गई है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट ईयर 67% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में 187% है, जबकि इसकी स्टॉक प्राइस CAGR की बात करेंगे वो है 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 41%। तो आप लास्ट ईयर का जो परफॉर्म देखोगे काफ़ी बेहतरीन चल रही है, इवन लास्ट 3 ईयर्स में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म की है, इवन लास्ट 5 ईयर्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिख रही है। हालांकि इसका लास्ट 10 ईयर्स में -6% आपको खाली कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में दिखेगी, बाकी
ऑल टाइम यहाँ पे अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी का कोई कैलकुलेशन नहीं है 10, 5, 3 इयर्स का। बैलेंस शीट काफी इंपॉर्टेंट दर्शाती है, बैलेंस शीट आपको क्लियर पिक्चर दिखा देती है एक कंपनी का क्या है। इसीलिए कहते हैं कि ऑर्डर बुक सब कुछ होता रहेगा, लेकिन इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो आपको देखना काफी जरूरी है। यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है पहले बहुत कम हुआ करती थी, अब यहाँ पे 2732 करोड़ की इसकी इक्विटी कैपिटल है, काफी लाजवाब है। ओके फ्रेंड, बात करेंगे अब रिजर्व की। रिजर्व क्या चीज होती है? रिजर्व जो होती है कि एक आदमी को ऑलरेडी एक बैकअप है। रिजर्व एक कंपनी का बैकअप का जैसा काम करती है। ठीक है, मान लीजिए अगर कुछ हो तो घर में अगर कुछ बैकअप है अपने पास तो कुछ हम लोग एक्सपेंस कर सकते हैं, जो अनरीजनेबल कुछ लॉस हुआ तो उसको हम लोग भरपाई कर सकते हैं उसमें। उसके सामने हम देखते हैं रिजर्व मार्च 2014 से लेके मार्च 2023 तक हम देखते हैं इनके पास रिजर्व पूरा नेगेटिव पे था, एक बार भी पॉजिटिव नहीं था, सब नेगेटिव रिजर्व था। अभी करंटली हमें देखने को मिल रहा है मार्च 2024 में 1199 करोड़ का पॉजिटिव रिजर्व देखने को मिली है। उसके बाद मार्च 2025 में भी पॉजिटिव 3374 रिजर्व देखने को मिली है। फिर सबसे मेन जो बात है कर्ज की बात है। अब जो है बोरिंग आप देख सकते हो 17,000 करोड़ से ज्यादा इसमें कर्ज था। उसके बाद इसका कर्ज जो है 2015 में 17,811 करोड़ का हो चुकी थी। उसके बाद से कंपनी थोड़ा सा धीरे करने की कोशिश कर रही थी। एनीवे 3 इयर्स में हम देखते हैं 11,000 के आसपास का करोड़ में इनका कर्ज फिर भी था, काफी बड़ा कर्ज है और इसके सामने रिजर्व कुछ भी नहीं हुआ करता था। मार्च 2019 आते आते यहाँ पे 11,000 में है। मार्च 2020 में हम देखते हैं और कर्ज बढ़ जाती है इनकी एंड दैट इज 13,210 करोड़ की। इसके बाद मार्च 21, मार्च 2022, 23 और हम देखते हैं यहाँ पर लाजवाब तरीके से इनको कम करने की बहुत कोशिश की है। तो 17,000 कहाँ पर है और 1,938 कहाँ पर है मार्च 2023 में। जब मार्च 2024 आया पिछले साल, यहाँ पे 150 करोड़ का यहाँ पे हमें देखते हैं 150 करोड़ रुपीस का इसका जो कर्ज है कम किया है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड अगर हम इसकी जो अदर लाइबिलिटीज देखेंगे वहां पर भी हम देखते हैं धीरे धीरे कम हुआ। मार्च 23 के बाद यहाँ पे थोड़ी सी अदर लाइबिलिटी बढ़ती नजर आई है, लेकिन बोरोइंग 2025 की जो एंट्री में आई तो वापस से 150 करोड़ एक्स्ट्रा और बढ़ गया। ठीक है, ये भी एक पॉइंट नोट करके रखिएगा। एंड अदर लाइबिलिटी जो है वो है 6,514 करोड़ की। एंड हम देखते कि अगर 6,000 और ये दोनों ऐड भी करेंगे ना, अभी भी इनके पास रिजर्व उतना नहीं है जितना ये है। अदर लाइबिलिटीज क्या होती है, कुछ केसेस ऐसी होती है जो कोर्ट कचहरी में चल रही है, अगर वो पेबल करना पड़ा तो फिर ये अमाउंट आ सकता है। तो इसकी जो अदर लाइबिलिटीज है फ्रेंड, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं इस पिक्चर में कि अदर लाइबिलिटीज जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि 6,514 है, वो बढ़ गई है मार्च 2024 के कंपैरिजन में। वहीं पे कंपनी को एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि इन्होंने काफी मेहनत किया इस कर्ज को चुकाने में। अब इसका जो कर्ज है दोबारा से बढ़ेगा तो ये मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, तो इसीलिए कर्ज इनको और कम करने की बहुत आवश्यकता है। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट काफी हुआ करता था पहले, अब थोड़ा सा कम हुआ था। मार्च 2024 आते आते वृद्धि होने में देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास लास्ट 2-3 साल पहले जो 0 करोड़ की थी, अब 43 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। अदर एसेट कंपनी के पास 11,032 करोड़ की टोटल अदर एसेट्स है। बात करेंगे फ्रेंड इनकी जो कैश फ्लो है, यहाँ पे हम देखते हैं ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव है। एंड फ्रेंड बात करते हैं इसकी डेटर डेज में 102 करोड़ से लेके 130 करोड़ डेटर डेज बढ़ गई है, तो डेटर डेज को भी कम करना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ा सा कम है, बहुत ही कम है, दैट इज 13.25%। ये सब चीजें आपको माइंड में रखना जरूरी है। प्रमोटर्स अपना स्ट्रांग होते जाएगा, अगर धीरे धीरे प्रमोटर शेयर बढ़ते गई तो काफी अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, हम अगर बात करेंगे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकी 23% के आसपास फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती गई है, लेकिन पिछले जो क्वार्टर था दिसंबर 24 के, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है 8.73%। गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है, पब्लिक यहाँ पे 54.98% बना रही है।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करती है। अब आते हैं ऑर्डर बुक की। ऑर्डर बुक क्या क्या है कंपनी के सामने, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ऑर्डर बुक स्टैंड्स 5.6 गीगावाट। तो हम लोग देखेंगे कि गीगावाट का प्राइस क्या है, पर गीगावाट का कितना प्राइस बनकर आती है, प्रेजेंटिंग इट्स हायर एवर अकॉर्डिंग टू CNBC TV19। तो हम देखते हैं कि जो ऑर्डर जो है 5.6 जो है दैट इज सबसे हाईएस्ट है अकॉर्डिंग टू CNBC TV18। दिस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक coupled with a healthy pipeline is expected to drive revenue growth in the coming period। और हम देखते हैं कि सुजलॉन हैज आल्सो सिक्योर्ड अ सिग्निफिकेंट 1166 मेगावाट ओवर फ्रॉम NTPC ग्रीन एनर्जी। तो आप समझ सकते हैं NTPC का जो ग्रीन एनर्जी है वहां से भी उनको कुछ ऑर्डर मिली है। इट्स लार्जेस्ट विंड एनर्जी ऑर्डर टू डेट डिस्पाइट सम ऑर्डर कैंसिलेशन एंड ट्रंकेशन द ओवरऑल ऑर्डर बुक रिमेन रोबस्ट। तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे कैंसिलेशन भी रिसेंटली सुनने में आई थी, उसके बावजूद भी इनके पास सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक देखते हैं 5.6 गीगावाट है इन मार्च की क्वार्टर में देखने को मिली है, जबकि कंपनी सिक्योर्ड लार्ज विंड एनर्जी ऑर्डर ऑफ 1166 मेगावाट फ्रॉम NTPC ग्रीन एनर्जी। ठीक है, हेल्दी ऑर्डर पाइपलाइन भी बता रही है, इसको अच्छी खासी पाइपलाइन में है, सब कुछ है। फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए भी बहुत सारे चांसेस है। कैंसिलेशन की बात करें, सम ऑर्डर्स वे कैंसिल इन द और कैंसिल हुई है, बट ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द ऑर्डर बुक इज कंसिडर्ड मिनिमल। तो जो भी कैंसिल हुआ है उसमें कंपनी को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा, वो आराम से सस्टेन कर पा रही है। फोकस ऑन द CNI कस्टमर बोलेगा तो कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री कस्टमर कॉन्स्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट 59% टोटल ऑर्डर बुक है। बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन। सुजलॉन इज एक्सपैंडिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी to meet the growing demand, including the revamping existing facility and adding new production line। तो हम देखते हैं कि सुजलॉन कुछ ऐसे भी काम करने जा रही है जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि उनको R&D करते रहना जरूरी है और अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो और तेजी से बढ़ाना, जैसे ऑर्डर सामने से आ रही है। ओके, देन फ्यूचर आउटलुक क्या है, सुजलॉन का फ्यूचर क्या है, ये भी आपको समझना जरूरी है। सुजलॉन इज वेल पोजिशन to capitalize on the growing demand for renewable energy and is focused on executing its existing order and securing new one। ठीक है, the company's strong financial position की बात करेंगे with a net cash position of 19.5 billion provides a solid foundation for a future growth। Switzerland focuses on the renovation particularly with इट्स S144 डिजाइन। तो हम देखते हैं कि एक नया मॉडल आ रही है, वो क्या है, S144 डिजाइन की बात है। क्या क्यों बना रही है इसको, विंड टर्बाइन फॉर अ लो विंड कंडीशन। मतलब स्विट्जरलैंड अब ऐसी चीज बनाना चाहती है कि थोड़ा सा भी हवा आएगा तो भी इसकी विंड मिल घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगी। ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स मार्केट पोजीशन। तो ये जब R&D हो रही है तो स्विट्जरलैंड अपने नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रही है। जो डिसएडवांटेज है इसको और एडवांस करने की कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा भी हवा में काम चलने लायक कुछ बना रही है। अब बात आती है कि आपका 1 गीगावाट का कितना कॉस्ट होता है, जहाँ पे इनको मिला है 5.6 गीगावाट का ऑर्डर है। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इतना ही होता है, अप्रोक्सीमेटली रीजनल के बेस पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो गूगल मैंने किया है आपके सामने, यहाँ पे लिखता है द कॉस्ट टू जनरेट 1 गीगाबाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेरीज वाइडली डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी सोर्स। ठीक है, कौन सी एनर्जी से आ रही है वो डिपेंड करती है, लोकेशन डिपेंड करती है एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट डिटेल भी डिपेंड करती है, कौन सी कंट्रीज को गया, कौन सी कंट्रीज में कितनी चैलेंजेस है। कोई कोई कंपनी होती है जहाँ पे मोनोपोली हो सकता है, कोई कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है, कोई देश में ऐसा भी होता है जहाँ बहुत ही स्केर्सिटी है, वहाँ पे प्राइस वेरीज करता है, ट्रांसपोर्टेशन वेरीज करता है, सब कुछ इसमें बहुत कुछ खर्चा है, वो भी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 गीगाबाइट सोलर प्लांट, हम अभी सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे सोलर प्लांट भी बनाए हुए हैं जो जमीन लेता है और यहाँ पे धूप के जरिए से सोलर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। तो इसका कॉस्टिंग कितना है, $800 मिलियन है। ठीक है, टू 1.2 बिलियन है। ठीक है, डॉलर में है ये। ठीक है, USD आप इसको अभी कंपेयर कर सकते हो रुपीज में, 86 रुपीज पर डॉलर चल रही है
उसमें आप रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो इस चीज को। वाइल ये हो गई सोलर से जो आ रही है वो इससे हो रही है। अब जो है स्विट्जरलैंड जिस तरीके से बना रही है वो इसके बारे में लिखा है। वाइल 1 GW wind farm could range from 1.1 billion to potentially over $1 trillion। तो हम देखते हैं 1 GB का कॉस्टिंग कितने होते हैं डॉलर में, 1.1 बिलियन टू पोटेंशियली ओवर $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन तक जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ गीगाबाइट एंड लोकेशन। हियर से द मोर डिटेल ब्रेकडाउन। ठीक है, GW यानी गीगाबाइट 1 GB सोलर प्लांट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया जो ऊपर लिखा है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। देन जो 1 मेगावाट का जो सोलर प्लांट में हम देखते हैं यहाँ पे डॉलर 5 लाख से लेकर डॉलर 5,40,000 USD अप्रोक्सीमेटली बनती है, जो कि रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करेंगे वो है 4.15 से लेके 4.49 करोड़ की रुपीज में होगा मेगावाट। और वहीं पे हम बात करेंगे कि USD में, तो यहाँ पे USD में कुछ कन्वर्ट नहीं दिखाई है। एंड अगर हम विंड मिल की बात करें तो 1 GB पे 1.1 बिलियन होगा डॉलर में है एंड 8 ट्रिलियन है, स्पेशली व्हेन कंसीडरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। विंड टर्बाइन प्राइसेस हम बात करेंगे यहाँ पे। विंड टर्बाइन प्राइस हैव सीन इंक्रीज ड्यू टू राइजिंग मटेरियल कॉस्ट एंड इंटरेस्ट रेट। तो हम देखते हैं कि विंड टर्बाइन का भी जो है ना वो उसका भी बढ़ते नजर आ रही है, क्योंकि उसका भी खर्चा आती है वो बनाने में और इसको प्लेस करने में। एंड दूसरी जो बात देखेंगे कि वो है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो हम देखते हैं 1 GB बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सोलर पैनल के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली प्लांट क्या लगता है, कैन कॉस्ट अराउंड रुपीज 32 बिलियन अप्रोक्सीमेटली $384 मिलियन USD। ठीक, फिर ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। For example, integrated 500 gigawatt of renewable energy in 2030 in India is estimated to 2.44 lakh करोड़। तो आप समझ सकते बहुत ज़्यादा अमाउंट है, that is approximately 29.4 बिलियन USD है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये फिक्स नंबर नहीं है, फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे 1.1 बिलियन से लेके 1 ट्रिलियन तक जा सकती है। अब बात आती है विंड मिल वर्सेस सोलर एनर्जी वर्सेस थर्मल एनर्जी वर्सेस हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विंड मिल का क्या खासियत है। यहाँ पर आपके लिए ओपन किया है मैंने कुछ स्टडीज रखी है कि सोलर एनर्जीज की अगर हम बात करें तो वो विंड मिल को कैसे टक्कर दे सकता है। कि सोलर एनर्जी और एक विंड मिल वाला एनर्जी दो अलग अलग सेक्टर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं सोलर एनर्जी में सेवरल डिसएडवांटेज है। वहाँ पे हाई इनिशियल कॉस्ट लगती है, फिर इंटरमिटेंसी ड्यू टू वेदर डिपेंडेंसी, वेदर के ऊपर डिपेंड करती है सोलर, हाँ धूप का। लैंड यूजेस जो जमीन लेती है बहुत अच्छे जमीन ले लेती है, ठीक है, तो वो पूरा जमीन का पोजीशन भी खा जाता है। जबकि विंड मिल में एक पर्टिकुलर जगह पे लगाया जाता है अलग अलग जगह पे और वहां से वो जनरेट करके देती है इलेक्ट्रिसिटी। एंड पोटेंशियली एनवायरमेंट कंसर्न रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पोजल। जब इसकी जो सोलर का जो एक टाइम होता है वो खराब हो जाने के बाद उसको जब डिस्पोजल करता है वो एनवायरनमेंट को हजार्ड करती है। तो वहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि वो ग्रीन है, इनडायरेक्टली वो भी एक पोल्यूट कर रही है। मतलब जब इसका काम हो जाता है एक टाइम के बाद इसको जब डिस्पोज यानी फेंकना पड़ता है तो इसमें भी वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं इसकी सारे डिसएडवांटेज जहाँ पे आ रही है। Purchasing and installing solar panel can be significant in front of investment. While prices are decreased, the initial cost can still be barrier for the some individual and business. और बात करेंगे वेदर बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है सोलर में। वेदर में हम बात करेंगे सोलर के लिए क्या चाहिए रहता है, सनलाइट। तो सबसे अच्छा जो वेदर है सोलर पैनल के लिए वो गर्मी का टाइम ही है। जब समर वैकेशन चलेगा, समर जब सीजन चलेगी तभी ये अच्छी खासी आपको काम करके देगा। लेकिन जब यहाँ पे हम देखते हैं जब क्लाउडी होगा, जब बारिश होगी और जब रात का टाइम होगा, उस टाइम में ऐसा है कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं करेगा। सोलर का 0% हो जाती है, तब आपका इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता रहेगा लेकिन वो जनरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये चीज की डिसएडवांटेज है। ओके, फिर लैंड यूजेज की बात करें तो लैंड काफी ज्यादा लेती है। फिर एनवायरमेंटल कंसर्न जो मैंने बताया कि वो एनवायरमेंटल हैजर्ड भी है
क्योंकि इसको डिस्पोजेबल का एक टाइम आता है, इसको डिस्पोज करना पड़ता है, वो सही ढंग से नहीं होती है इसकी। फिर एस्थेटिक कंसर्न है, सम इंडिविजुअल फाइंड दैट अ सोलर पैनल टू बी विजुअली अनपीलिंग एंड मे नॉट वांट देम ऑन देयर प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वो नहीं चाहते कि अब उनके एरिया में हो करके। तो आपको मोटा मोटी एक अंदाजा मिल ही गया है कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करेंगे विंड एनर्जी का। विंड एनर्जी में क्या होती है कि आप दिन हो या रात हो, गर्मी हो या बारिश हो या ठंडी हो, सुबह हो या शाम हो, कुछ भी हो, हवा चलती रहती है और उसके बेस पे वो चलता रहता है। इलेक्ट्रिसिटी 24/7 कंटिन्यूसली पैदा करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं विंड एनर्जी जो है वो मेन जो है, जो मतलब नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में मदद करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आने वाले टाइम में सुजलॉन के पास एक प्लस पॉइंट है कि वो एक विंड मिल है और एक बहुत लिमिटेड कंपनी वर्ल्ड वाइड बनाती है, ऐसे बहुत ही कम है ही नहीं वैसा। तो सुजलॉन जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक दे रही है, वो हो सकता है वर्ल्ड में लास्टिंग करने वाली है, क्योंकि हवा चलती रहेगी और ये हमेशा बिजली बनाते रहेगी। वहीं पे हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक की। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या करेंगी, जब बारिश होगी और इसमें जब पानी का डैम का छोड़ा जाता है तभी इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। कई देशों में हम देखते हैं कि समुद्र में भी लगाया जा रहा है, तो समुद्र के प्रोसेस में भी हम देखते हैं 24/7 हो सकता है वो भी। एंड पॉसिबली है कि जो थर्मल है, जो कोल से बनता है, उसका तो आपको मालूम है कोल एक ना एक दिन खत्म होने का चांसेस है, लेकिन जब तक कोल निकलता है उसमें पोल्यूशन भी बहुत होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कार जो चलती है हमारे देश में या फिर कहीं पे भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो सब कुछ थर्मल के ऊपर डिपेंड है अभी भी। तो कंट्रीज को अब जो है विंड मिल के ऊपर डिपेंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 24/7 वाली एक एनर्जी देती है। भले ही कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें बहुत लिमिटेड स्पेस लेती है। तो ये सारे चीज़ें था मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है, इसकी डिसएडवांटेज और इसकी जो एडवांटेज कहाँ पर है। सुजलॉन के सारे फाइनेंशियल भी बताया, ऑर्डर बुक भी बताया। तो ये सारे चीज़ आपको माइंड में रख के हमेशा निवेश करना जरूरी है। लेकिन आपको ये वीडियो की जानकारी देना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको कुछ ना कुछ जानकारी दी होगी सुजलॉन एनर्जी के बारे में। अगर आपका कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके माइंड में आती है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एक लाइक जरूर कर देना, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।